गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था किस तरीके से विधेयक पारित होते हैं और सेकेंड स्टेज की बात मैं कर रहा था। तो पहला वाचन, दूसरा वाचन, थर्ड वाचन। तो आप देखोगे कि जो हमने कहा था सेकेंड वाचन में हम बात कर रहे थे द्वितीय वाचन, सेकेंड रीडिंग। यानी दूसरा वाचन, सेकेंड रीडिंग है दूसरा वाचन। अब देखोगे सेकेंड रीडिंग है दूसरे वाचन में जो स्टेज हमने बताया था, आपको फिर वो याद दिला दें कि पहला होगा कितने, दूसरे वाचन में मूलतः तीन स्टेज आते हैं। पहला होता है स्टेज ऑफ कमेटी, संसदीय समिति का स्तर। तो पिछली कमेटी स्टेज, तो पिछली क्लास में मैंने बता दिया था पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे बनती है और पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे किसी विधेयक को अच्छे से विचार करती है। और पार्लियामेंट्री कमेटी कहीं आ सकती है, किसी को बुला सकती है, तो बाकायदा उसमें एक्सपर्ट मेंबर आए जाते हैं और आराम से एक एक पार्ट पर विचार करती है। और पार्लियामेंट्री कमेटी विचार करती है, फिर में रिपोर्ट देती है, स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग। और फिर जो थर्ड स्टेज है, ये डोर बंद कर दो, बोले आवाज आ रही है। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, चर्चा। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज जब सेकेंड फेज की बात आती है तो उसमें ये तीन फेज आते हैं। और तीन फेज में कमेटी स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, यानी ये दोनों दूसरे वाचन में तीनों स्टेज आते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको कमेटी बता दिया था कि संसदीय समिति क्यों बनती है। ये संसदीय समिति क्यों बनती है, बात मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि पार्लियामेंट की संख्या ज़्यादा है, पार्लियामेंट के पास समय कमी है, विशेषज्ञता नहीं है। और इन काम को दूर करने के लिए हमने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बनने वाली एक छोटी समिति होती है। तो उसी बात को पार्लियामेंट कमेटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बनने वाली एक स्मॉल कमेटी है, उसमें हर दल के लोग होते हैं, अपनी संख्या में होते हैं। तो एक तरीके से पार्लियामेंट का एक छोटा सा रूप है। जैसे हम मैप देखते हैं, तो मैप क्या है, पूरी दुनिया का छोटा रूप मैप में दिखता है। तो वैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है, फिर वो रिपोर्ट करती है। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो बाकायदा रखी जाती है। और तब तक कोई रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक उस विधेयक पर जनता की राय भी ली जा सकती है। उसके बाद फिर उस पर चर्चा होती है। चर्चा में क्या होता है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। क्लॉज का मतलब होता है, अब देखो किसी विधेयक में अनेक क्लॉज होते हैं, जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल, जैसे आईटी एक्ट, उन सब एक्ट में तमाम क्लॉजेज हैं और सौ क्लॉज होते हैं। इसका मतलब है क्लॉज 25 पर, क्लॉज 26 पर। तो आप जानते हो बिल कैसे होता है, क्लॉज 32 पर। बिल ऐसा होता है जैसे हमारी बुक और नोट्स होते हैं। जैसे हमारे बुक के नोट्स में तमाम चैप्टर होते हैं, चैप्टर क्लॉज हैं, सब क्लॉज में से बिल में होता है। बिल का मतलब एक छोटी सी कॉपी, आप समझ लो नोट्स आपका है। एक एक क्लॉज पे बाकायदा, अब एक एक क्लॉज पे चर्चा होगी। और अब जाते जब डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, तो चर्चा में फिर सहमति होगी, असहमति होगी, संशोधन भी होगा। अपोजिशन क्या लाएगा, अमेंडमेंट। अपोजिशन के द्वारा बिल में अमेंडमेंट की मांग की जाएगी। तो जब बिल में चर्चा होगी तो स्वाभाविक रूप में उसमें कहा जाएगा ये हटाइए, ये रखिए, तभी तो पार्लियामेंट काम आता है। अब उसमें जो अमेंडमेंट होता है, संशोधन कैसे होगा, मतदान के द्वारा, वोटिंग होगी। यानी एक एक क्लॉज पर चर्चा और मतदान होगा। इसलिए जब पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है तब इस पर चर्चा मतदान आसान हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी सारी प्रॉब्लम बता देती है कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ चर्चा करनी है, कहाँ चैलेंजेस है। उसके बाद काम आसान हो जाता है। नहीं तो एक एक क्लॉज पर अपने आप में विचार करना ये ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बूते की बात नहीं है। तो बाकायदा
इसमें मतदान होता है। मतदान हमारे यहाँ दो किस्म का होता है, एक होता है ध्वनिमत वॉइस वोट, एक होता है मत विभाजन डिवीजन ऑफ वोट। तो हमारे यहाँ दो किस्म का मत होता है, एक मत विभाजन होता है, उसमें डिवीजन ऑफ वोट होता है। तो जो डिवीजन ऑफ वोट होता है उसमें बाकायदा मतदान होता है। मान लो कि पार्लियामेंट में अगर 300 मेंबर है तो आप जानते हो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एक वोटिंग का अधिकार होता है। हमारे वोटिंग का अधिकार होता है, तो वो क्या करेगा, अगर मान लो 300 मेंबर हैं और 300 मेंबर में 200 ने वोट दबा दिया कि यस और 100 ने वोट दबा दिया नो, इसका मतलब है कि विधेयक के फेवर में ज़्यादा लोगों ने वोट दिया तो संशोधन रिजेक्ट हो गया। तो डिवीजन ऑफ वोट में क्या होता है, नंबर काउंट होता है, क्योंकि जिसने यस का बटन दबाया वो दिखेगा, जिसने नो का बटन दबाया वो दिखेगा। लेकिन डिवीजन ऑफ वोट में टाइम भी लगता है, सबके वोटिंग पता चल जाता है। इसे हमारे यहाँ अभी भी क्या होता है, अभी भी होता है वॉइस वोट। वॉइस वोट का मतलब होता है सीधे वोट काउंट नहीं होता। वॉइस वोट का मतलब है कि वोट काउंट नहीं होता। जैसे कि मान लो कि मैं बच्चों से पूछना चाहूँ कि बच्चों ये बताओ कल क्लास होगी नहीं होगी, तो जितने बच्चे हैं सब लिख के भेज रहे हैं यस यस यस, ये क्या है, डिवीजन ऑफ वोट। लेकिन मैं अगर मैं ये बात पूछूं कि बच्चों क्लास होगी नहीं होगी, सीधे सब बच्चे बोल दे यस, अंगूठा लगा दें, ये वॉइस वोट है। यानी यस या नो में हम काउंटिंग नहीं करते। यस या नो में हम काउंटिंग नहीं करते, हम सीधी बात आगे बढ़ा देते हैं। इसे हमारे यहाँ क्या होता है, वॉइस वोट। वॉइस वोट का मतलब है ध्वनिमत से। जैसे ध्वनिमत का मतलब होता है हमारी फैमिली, मान लो कोई वोटिंग हो रही है, शादी की डेट कौन सी फिक्स की जाए, तो सारे बच्चे बैठे और अगर एक एक बच्चे ने अपना कहा कि हमने वोट दिया हमने वोट दिया, तो क्या है, डिवीजन ऑफ वोट है। लेकिन सारे लोगों ने एक तरफा कह दिया कि 4 फरवरी 4 फरवरी, ये क्या, वॉइस वोट, यानी यस, हम एक एक वोट काउंट नहीं करते। तो इस तरीके से पार्लियामेंट में चर्चा होती है, मतदान होती है। इसलिए बच्चों ने बताया था डिलिबरेटिव फंक्शन, पार्लियामेंट का बहुत का महत्वपूर्ण काम क्या है, चर्चा करना, परिचर्चा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो सेकेंड फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ कमेटी बनती है, फिर कमेटी रिपोर्ट देती है, उस कमेटी पे चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर बिल पारित होता है। इसके बाद क्या है, बिल पारित होता है। अब सेकेंड स्टेज से पारित मान लिया गया, तो सेकेंड स्टेज से बिल पारित हो जाएगा। अब कहाँ जाएगा, थर्ड स्टेज में। अब बिल कहाँ जाएगा, थर्ड स्टेज में जाएगा। अब आप देखोगे जरा थर्ड स्टेज में क्या होता है। थर्ड स्टेज मोस्ट सिंपलेस्ट, देखो पहला स्टेज और थर्ड स्टेज, अब क्या है, तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग है तीसरा वाचन। तीसरा वाचन बड़ा सिंपल है, जैसे पहला वाचन, पहला और तीसरा वाचन तो बिल्कुल सिंपल है। तीसरा वाचन का मतलब इंटरव्यू, मेंस एग्जाम हो गया, केवल इंटरव्यू होगा। और आप देखोगे तीसरा वाचन का मतलब सीधा क्या है, तो विधेयक को पारित किया जाए, ऐसे सब बिल। और दूसरी बात है, इसमें भी मतदान होता है। लेकिन आप याद रखना बच्चों, हर विधेयक पर कौन सा मतदान होता है, वॉइस वोट। इसीलिए ये क्या होता है, सामान्य बहुमत। किसी विधेयक को पारित करने में कौन सी मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। अब बच्चों देखो सामान्य बहुमत का है मतलब है, आप कहोगे सर ये बताओ सेकेंड फेज में मतदान होता है, थर्ड फेज में भी मतदान होता है, मतदान दोनों में होता है, सेकेंड फेज में भी होता है, थर्ड फेज में भी हो। तो आप कहोगे सर ये बताओ कि मतदान दोनों में हो रहा है, यहाँ पर एक एक क्लॉज पर होता है। यहाँ पे क्या होता है, खंडशः, क्लॉज बाई क्लॉज। क्लॉज का मतलब 50, 25, 26, 25, 32 क्लॉज समझ लो, उसके टॉपिक समझ लो, जो भी आप समझ लो। यहाँ पे क्या होता है कि क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन होता है।
यहाँ पे समूचे विधेयक पर डिस्कशन, समूचे विधेयक पर मतदान होता है, एक एक क्लॉज पर नहीं, समूचे विधेयक पर पारित कर दिया। ये होलिस्टिक होता है, होलिस्टिक होता है। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब है, आप याद रखना, हमारे यहाँ संसद चलने के लिए एक न्यूनतम संख्या चाहिए। हमारे संसद चलने के लिए एक क्या चाहिए, एक मिनिमम नंबर चाहिए। अगर वो न्यूनतम संख्या नहीं होगी तो संसद नहीं चलेगी। इस संसद की निर्धारित न्यूनतम संख्या को हम कहते हैं कोरम। संसद की निर्धारित न्यूनतम संख्या को कहते हैं कोरम। कोरम मतलब गणपूर्ति, हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति, कोरम। तो न्यूनतम संख्या कितनी है, बात ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बच्चों। अगर हम सामान्य बहुमत समझना चाहें विधेयक कैसे पारित होता है, सामान्य बहुमत समझना चाहे कि न्यूनतम संख्या है, मान लो लोकसभा में विधेयक पारित हो रहा है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10, 1/10। ध्यान सुनना बच्चों, अभी पीटी एग्जाम में बहुत अच्छे सुना जाता है। सदन की कुल सदस्य संख्या, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, कुल सदस्य संख्या, एक होता कुल, एक होता उपस्थित। तो हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ये होता है सिंपल मेजोरिटी, 1/10 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, 1/10। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या। देखो बच्चों, उपस्थित संख्या अलग होती है, कुल सदस्य संख्या अलग होती है। तो लोकसभा कुल सदस्य संख्या कितने हैं, 543। राज्यसभा कितनी है, 245। इसमें अब्सेंट कौन है मतलब नहीं है, वैकेंसी कौन है मतलब नहीं है। हमारा मतलब वैकेंसीज नहीं है, हमारा अब्सेंस नहीं है। तो 543 का 1/10 तो लगभग वही 44। 245, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 245, इसमें लगभग 25। यानी अगर हमारे पास 54 मेंबर लोकसभा में नहीं होंगे तो कार्यवाही नहीं चलेगी, तो विधेयक पारित होने का मतलब नहीं होता। इसका मतलब है सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है आधे से ज्यादा, 50% + 1। आधे से ज्यादा का मतलब है कि 100 मेंबर होंगे तो 51 चाहिए, 200 होंगे तो 101 चाहिए, 300 होंगे तो 151 चाहिए। दैट इज अ सिंपल मेजोरिटी, आधे से ज्यादा। लेकिन वो आधे से ज्यादा ये कम से कम 54 से ज्यादा होने चाहिए। 54 मेंबर और 25 मेंबर जब तक नहीं होंगे, 54 मेंबर होंगे तब लोकसभा चलेगी और 25 मेंबर होंगे तो राज्यसभा चलेगी, कोरम है। अगर 54 भी उपस्थित हो जाए, इनका भी आधे से ज्यादा, सिंपल मेजोरिटी। 100 लोग प्रेजेंट हो जाए, उनका आधे से ज्यादा, सिंपल मेजोरिटी। 200 प्रेजेंट हो जाए, आधे से ज्यादा, सिंपल मेजोरिटी। यानी हमारे यहाँ सामान्य विधेयक सिंपल मेजोरिटी से पारित होता है। हमारे यहाँ सामान्य विधेयक सिंपल मेजोरिटी से ही पारित होता है। ये बात अपने आप में इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कोरम इसी वजह, कोरम, कोरम का गण पूर्ति, कोरम को हिंदी में, विशुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, गण पूर्ति। गण का मतलब लोग, लोगों की संख्या। कई बार हम लोगों को विशुद्ध भाषा में गण भी कहते हैं, गणतंत्र, लोगों का तंत्र। इसलिए तीसरे वाचन में क्या होता है, विधेयक को पारित कर देना, मतदान करना, और मतदान सिंपल वोट से होता है। और सच मानो वोटिंग होता ही नहीं, वोटिंग तो होता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ यस या नो में वोटिंग हो जाती है, वॉइस वोट में यस या नो में। इसलिए बच्चों, ये 3 चरण है विधेयक पारित होने का। इतनी स्टेज है जिससे हम विधेयक पारित करते हैं, और जैसे ही विधेयक पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा उसको हम अलग से बता देंगे, प्रेसिडेंट हमें अलग से पढ़ना है। इसका मतलब अब हमने तीनों स्टेज देख लिया। और आपको बता दें, पहला स्टेज मैंने कल बताया था पिछली क्लास में, लेकिन फिर बता दें। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट रीडिंग क्या है, फर्स्ट रीडिंग है
विधेयक को प्रस्तुत करना, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, टेबलिंग ऑफ बिल, ये फर्स्ट रीडिंग है। तो आप देखोगे फर्स्ट रीडिंग में कोई मतदान नहीं होता, कोई चर्चा नहीं होती। सामान्य विधेयक का इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, विधेयक को प्रस्तुत करना फर्स्ट स्टेज है, सिंपलेस्ट। और आप याद रखो, विधेयक कौन प्रस्तुत करेगा? पिछली क्लास में बड़े बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था। विधेयक को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रस्तुत करेगा, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कहलाता है? प्राइवेट मेंबर कहलाएगा। अगर वो मिनिस्टर, अगर अगर सांसद प्रस्तुत करेगा तो प्राइवेट बिल। सांसद का मतलब है बीजेपी का भी हो, विपक्ष का हो, से कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट विधेयक। तो आप देखोगे जैसे समान नागरिक संहिता का विधेयक लोकसभा में लाया गया है, वो क्या है? प्राइवेट मेंबर बिल है, एक सांसद ने भेजा, प्रस्तुत किया है। और जब बिल किसी मंत्री के द्वारा भेजा जाए, प्रस्तुत किया जाए मिनिस्टर के द्वारा, तो क्या होगा? वो होगा पब्लिक बिल, या होगा गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। इतना ही फर्क होता है। तो सांसद प्रस्तुत करेगा तो प्राइवेट मेंबर बिल। यहाँ प्राइवेट का ये मतलब ना समझा जाए कि कोई आम आदमी, अरे आम आदमी संसद में जाके ऐसे काम करेगा यार, आम आदमी जाके संसद में कैसे बिल ले लेगा? यानी हम आप जाके संसद में जा सकते हैं संसद कार्यवाही देखने के लिए, हम आप, और संसद में कूदने के लिए नहीं। जैसे अभी कई बच्चे चले गए संसद में कूदने के लिए, पॉलिटी नहीं पढ़ा होगा, उससे पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। अब पता नहीं बच्चे को कोई भड़का दिया होगा और चले गए, अब बच्चों का पूरा करियर खराब हो जाएगा ना, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग जाएगा कि आपने तो संप्रभुता पे हमला कर दिया। इसे हमारे फंडामेंटल राइट में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन राज्य पर हमला करने का अधिकार नहीं है। ये तीन विधेयक है, ये तीन चरण है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। आपको सर अभी पूरा नहीं हुआ क्यों? क्योंकि अभी तो विधेयक किसी एक सदन में पाया गया, अभी विधेयक का निर्माण बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी तो विधेयक को क्या किया हमने? लोकसभा में प्रस्तुत किया है। आप कहोगे सर, यानी हम किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन हमने मान लिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल कहाँ है? लोकसभा में। हमने मान लिया, जस्ट एज्यूम कर लिया, क्योंकि एक न एक तो मानना ही है। क्योंकि कोई भी बिल किसी भी सदन में, लोकसभा में भी आप ला सकते हो, राज्यसभा में ला सकते हो। लेकिन आप जानते हो हमारे कुछ बिल ऐसे हैं जिनका इंट्रोडक्शन केवल लोकसभा में होगा, वो है मनी बिल। तो ये फर्क है, कुछ ऐसे बिल हैं जिनका इंट्रोडक्शन केवल लोकसभा में होगा, अन्यथा आपको हम याद दिला दें, कुछ बिल हैं जो किसी भी हाउस में लाए सकते हैं। हमने मान लिया है। मानने का मतलब जैसे जस्ट लाइक कि x इज इक्वल टू 10 रुपीज़, मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में खूब हम मानते हैं। तो माना कि लोकसभा में प्रस्तुत है, तो अभी तीनों फेज कहाँ होगा? लोकसभा में। लोकसभा में क्या हुआ? पहला रीडिंग, प्रथम वाचन, सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। पहला हुआ फर्स्ट रीडिंग, फिर दूसरा हुआ सेकंड रीडिंग, फिर तीसरा हुआ तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग। इसका मतलब है हमने लोकसभा में प्रस्तुत किया, तीनों वाचन हो गए, तीनों का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। लेकिन आप जानते हो हमारी लोकसभा में 543 मेंबर है, तो लोकसभा के मेंबर तो अलग है, राज्यसभा के अलग है। पिछली क्लास में कल किसी बच्चे ने पूछा था कि क्या लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के होते? नहीं बच्चों, हमारे यहाँ मिनिस्टर किसी भी हाउस में बैठ सकता है, लोकसभा के मेंबर अलग हैं, राज्यसभा के मेंबर अलग हैं, दोनों हाउस के मेंबर अलग है। ये समझ लो ऐसे जैसे हमारी क्लास 5th अलग है, क्लास 6th अलग है, यूपीएससी का बैच पहला अलग है, दूसरा बैच अलग है, तीसरा बैच अलग है, ऐसे ही। वैसे ही जैसे हमारे दो क्लासरूम होते हैं, 9th ए 9th बी, लोकसभा के मेंबर अलग है, राज्यसभा के मेंबर अलग है। और अभी पारित हुआ है लोकसभा में, तो फिर ये विधेयक कहाँ जाएगा? राज्यसभा में।
फिर ये विधेयक राज्यसभा में जाएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट में जाएगा। क्योंकि अगर विधि संसद के द्वारा बनेगी तो संसद में तो दोनों सदन आने चाहिए बच्चों, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। अगर कोई बिल राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ तो लोकसभा में आएगा, और कोई बिल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ तो कहाँ पर आएगा, राज्यसभा में। और बच्चों मनी बिल तो केवल लोकसभा में प्रेजेंट इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। बाकी हमारे यहाँ कुछ ऐसे बिल हैं जिनको सदन में इंट्रोडक्शन देने से पहले राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन भी जरूरी होता है। कुछ विधेयक ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको याद रखना चाहिए। कौन से विधेयक ऐसे हैं जिनको सदन में लाने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है? मनी बिल, राज्यों के नाम भूभाग क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले बिल, इसको लिख लेना बच्चों, यानी एनी बिल रिलेटेड टू चेंजिंग इन नेम बाउंड्री ऑफ स्टेट। तीसरा, राज्यों के वित्तीय स्थिति को चेंज करने वाले विधेयक, यानी कोई भी ऐसा विधेयक जिससे राज्यों का करारोपण प्रभावित होता हो। एनी बिल विच इज अफेक्टिंग द टैक्सेशन ऑफ स्टेट। और चौथा, और ऐसा कोई विधेयक जो अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रभावित करता हो। एनी बिल विच इज अफेक्टिंग द इंटर स्टेट कॉमर्स। ये बिल सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि बच्चों देखो राष्ट्रपति पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। और इन बिल में खास बात है, जब भी कोई आप कारण पढ़ो तो हमेशा तर्क जरूर देखो कि भाई दो हाउस क्यों होता है। जरा सोच के देखो, अगर हमारे यहाँ एक ही हाउस होता, जरा सोच के देखो, अगर एक ही हाउस होता ये बात क्यों जरूरी है, किसी भी चीज को लॉजिकल जरूर पढ़ो, रटो मत, आराम से पढ़ो। देखो रटी हुई चीज भूल जाती है बच्चों। तो जब आप कहोगे कि इतने विधेयक ऐसे हैं जिनकी रिकमेंडेशन के पहले राष्ट्रपति की परमिशन जरूरत होती है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कई ऐसे मामले हैं जहाँ राज्यों के अपने इंटरेस्ट है, और हमारे यहाँ संविधान एक है। हमारे यहाँ यूपी बिहार का अलग से संविधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन। तो हमारे दिल्ली में बैठी सरकार कुछ ऐसा काम न करे यूपी बिहार के इंटरेस्ट प्रभावित हो जाएं, इसलिए हम प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहते हैं। दूसरी बात, अब ठीक है एक लोकसभा हो गई, फिर राज्यसभा, दोनों के मेंबर अलग अलग होते हैं। इसमें मेंबर कितने हैं? 245। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि यार ये दो हाउस क्यों होते हैं, एक ही हाउस से काम नहीं चल जाता? तो दोस्तों डेमोक्रेसी में यही तो चेक एंड बैलेंस है। इसे देखो, मम्मी काम को बैलेंस कई बार पापा कर देते हैं। घर में इसे शादी ब्याह भी करना चाहिए, कई लोग अकेले ही रहते हैं इसलिए मनमानी हो जाते हैं। और कई बच्चे तो अकेले ही घर में रहते हैं इसलिए ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। घर में 2-4 बच्चे रहेंगे, समझ सबकी कुटाई होती रहेगी, एक दूसरे को मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा। अगर 3-4 बच्चे हैं तो एक बच्चा कुछ भी कर रहा है तो मम्मी से जाकर शिकायत कर देगा। चेक एंड बैलेंस, इसे बच्चों डेमोक्रेसी में बात जरूरी है। ठीक वैसे जैसे मान लो हम कोई किताब लिखते हैं, किताब में कितना अच्छे से पढ़ा फिर भी गलतियां जाती है, प्रूफ रीडिंग की जरूरत पड़ती है। इसे डेमोक्रेसी में माना जाता है कि लोकसभा ने कोई काम कर दिया, उसको हम केवल मान लेंगे जरूर नहीं है, उस पर एक निगाह चाहिए, पहना अप्रोच चाहिए राज्यसभा का। उस पर हम दूसरा भी भाई एक बार देख लिया तो लोकसभा ने, और लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? लोकसभा में जो 543 मेंबर हैं वो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। कहते हैं भाई हम जनता की इच्छा जानते हैं, लेकिन बच्चों जो राज्यसभा है वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। दैट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट, दैट रिप्रेजेंट द स्टेट्स, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए बच्चों आपने ध्यान से देखा होगा, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं उन सबका एक कोई न कोई रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हो किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है। डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, कई बार बच्चे नहीं जानते, तो लोकसभा अलग अलग हो सकती है। मान लो डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज है लेकिन लोकसभा क्षेत्र उसमें फूलपुर आ सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद है लेकिन लोकसभा क्षेत्र उसमें दादरी भी आ सकता है। तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन आप याद रखना, लोकसभा के जो 543 लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनका भूभाग होता है, क्योंकि हमारा देश
543 लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो एक एक लोकसभा देख सकते हो, मेरठ है, लखनऊ कैंट है, दिल्ली पूर्वी है। लोकसभा क्षेत्र का भूभाग होता है, टेरिटरी होती है। लेकिन अगर यूपी से राज्यसभा के 30 मेंबर जा रहे हैं तो आप ये नहीं पूछोगे कि राज्यसभा के जो 30 मेंबर्स है वो लखनऊ से हैं, वाराणसी से है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट नहीं करते। राज्यसभा के मेंबर लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। तो बिहार के जितने राज्यसभा के मेंबर हैं वो, ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर ये बताओ राज्यसभा कौन सा मेंबर दरभंगा से है, कौन सा पटना से है, कौन सा वैशाली से है। ये लोकसभा के लिए पूछो, राज्यसभा के लिए नहीं। राज्यसभा के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, यूपी वाले यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, और बच्चों इसीलिए आप देखोगे, अब आप पूछोगे संघात्मक शासन क्या है, तो आगे बता देंगे, आगे बता देंगे। अब सामान्य भाषा में समझ लो, संघात्मक शासन का मतलब ज्वाइंट फैमिली। हमारे संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन आगे आपको बता देंगे। इसीलिए हमारे 2 हाउस है। आप सारा जरा सोच के देखो, कोई बिल 2 हाउस से क्यों पारित होता है? चेक एंड बैलेंस। यानी कोई हाउस दो बिल से पारित क्यों होता है? क्योंकि इस पर नियंत्रण संतुलन रखा जाए। और कोई बिल 2 हाउस से इसलिए पारित होता है कि पहले हाउस के काम को दूसरा हाउस देखेगा। और जनता की इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, राज्यों को भी देखा जाए। मान लो कि संसद कोई ऐसा विधेयक बना दे, आप जरा सोच के देखो, अभी राज्यों की इच्छा रखना क्यों जरूरी है? कि मान लो बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, आंध्रा, ये चाहते हैं कि जो ईडी का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, उसको चेंज किया जाए। अब सवाल है कि राज्यों का इंटरेस्ट अलग है, और राज्य ऐसे विधेयक को राज्यसभा में पारित करवा सकते हैं। इसलिए अब मान लो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है। अब कई राज्य कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी पूरे भारत में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव के बारे में क्या कहते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक ही साथ चुनाव हो जाए। कई राज्य की आपत्ति है। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, हम राज्यसभा को क्यों महत्व देते हैं कि राज्यों की आपत्ति को भी ध्यान में रखें। अब मान लो कि संसद कह रही है हम अखिल भारतीय सेवा के लिए नया कानून बनाएंगे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाएंगे, तो भाई दीदी से पूछना पड़ेगा। और दीदी से पूछने का मतलब है पश्चिम बंगाल के मेंबर पार्लियामेंट। और पश्चिम बंगाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ है? राज्यसभा में। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, लोगों के हितों को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बात ध्यान रखना, वो जनता के हितों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे सर ये बताओ, पश्चिम बंगाल के भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या निश्चित है? संख्या कर दी गई है। ये बस सच है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो राज्य से ही आते हैं, लेकिन वो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका मूल काम क्या है? जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करना। इसीलिए ये 245 मेंबर से पूछा जाएगा। फिर तो बिल यहाँ से पारित हुआ, इसे राज्यसभा में बिल क्यों पारित होना चाहिए? राज्यों का रिप्रेजेंटेशन, संघीय ढांचे का रिप्रेजेंटेशन। और एक खास बात है, देखो दोस्तों, लोकसभा में चुनाव लड़ना होता है, और हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए बड़ी कलाबाजी चाहिए। हमारे सब लोग चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव लड़ने के लिए भाई बड़े बड़े कलाकार, हमारे नेता तो आधा कलाकार भी होता है। और कई लोग ऐसे हैं जो मान लो कि बड़ी प्रतिभाशाली है, क्षमतावान है, वो चुनाव नहीं लड़ पाते क्योंकि झूठ नहीं बोल पाएंगे, जनता गुमराह। भाई चुनाव लड़ने के लिए बड़ी बड़ी कला चाहिए आपको भाई और बहनों। कहीं कोई पैर तोड़वा दे रहा है, कोई अपने ऊपर हमला करवा देता है, अब देखो भैया जनता हमारी जान खतरे में है, अब जनता बचाएगी। अब ये कलाकारी सब में तो आ नहीं सकती। इसीलिए होता है कि भाई रघुराम राजन अर्थशास्त्री हैं, रघुराम राजन चुनाव लड़ने से रहे। और अब बच्चों क्या बताऊं मैं, हमारे यहाँ किरण बेदी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, इलेक्शन में हार गई। टीएन सेशन कमाल के आईएएस ऑफिसर थे, सबसे ईमानदार ऑफिसर थे, इलेक्शन में हार गए। मेरे बच्चों, आईएएस पास करना आसान है, इलेक्शन जीतना भारत में बहुत टफ है, इतना आसान काम नहीं है। इसलिए कहा गया कि राज्यसभा रखी जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे भी हम लाएंगे जो चुनाव में नहीं जीत पाते हों लेकिन अच्छे होंगे। और कहा भी जाता है कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं वो तो कोई विज्ञान से, कला से, साहित्य से, ऐसे क्षेत्रों से आता है, वो तो मनोनीत होते हैं।
और इसलिए देखोगे 12 मेंबर थे तो उसमें रेखा भी आई, कभी लता मंगेशकर भी थी, कभी सचिन तेंदुलकर भी थे। इसका मतलब ये होता है, देखो दोस्तों, डेमोक्रेसी केवल चुनाव ही नहीं है, डेमोक्रेसी केवल बहुमतवाद नहीं है। अरे डेमोक्रेसी में प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि समाज में जो बड़ी उपलब्धियां किया हुआ है उसको भी तो महत्व रखा जाए। इसलिए हमने राज्यसभा बनाया। राज्यसभा क्यों बनाया? राज्यों का रिप्रेजेंटेशन हो। राज्यसभा क्यों बनाया? संघीय ढांचे का रिप्रेजेंटेशन हो। राज्यसभा क्यों बनाया? जिससे एक्सपर्ट लोगों का, यानी विशेष लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो पाए, इसलिए हमने राज्यसभा बनाई थी। तो विधेयक राज्यसभा से ही पारित होना चाहिए बच्चों, दोनों सदनों से। तो राज्यसभा में आएगा, तो राज्यसभा में यही 3 स्टेज होगा। पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग। राज्यसभा में भी यही 3 स्टेज होगा। पहला वाचन, द्वितीय वाचन, सेकेंड रीडिंग, उसके बाद तृतीय वाचन, थर्ड रीडिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा में है, वैसे क्या होगा, राज्यसभा में आएगा। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, ये पूरी। अब एक बार मान लो, इसीलिए कहा जाता है कि कमेटी, जब पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, इसलिए उसमें दोनों सदन के मेंबर ले लेते हैं। पॉइंट बना लिया कि भाई मान लो कि अब ये थोड़े है कि यहाँ भी कमेटी बनाई, यहाँ भी कमेटी बनाई, तो ज़्यादा समय लगेगा, लंबित होगा। अरे भाई विधेयक पारित भी जल्दी होना चाहिए, इसे एक ही काम 2 बार नहीं करते। और इसलिए, लेकिन बाकी सब द्वितीय वाचन जैसा कि अभी हमने बताया वैसा ही रहेगा। यहाँ भी द्वितीय वाचन कैसा रहेगा, जो भी हमने पढ़ा। जैसा कि लोकसभा में द्वितीय वाचन था, ऐसा द्वितीय वाचन यहाँ भी रहेगा। बस उसमें एक ही बात है कि दोनों में कमेटी नहीं बनाई जाती, कमेटी एक ही में बनेगी। वही हाल है कि एक ही काम बार बार करने लगे फिर तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप देखोगे राज्यसभा जब विधेयक पारित कर देगी, तब माना जाएगा विधेयक पारित हुआ, तब माना जाएगा विधेयक पारित हुआ। लेकिन अब आप देखोगे राज्यसभा लोकसभा के बीच में मतभेद भी हो सकता है। और लोग देखो, डेमोक्रेसी में तो है कि लोकसभा राज्यसभा के बीच मतभेद होना चाहिए, लेकिन क्या मतभेद पॉलिटिकल कारण से होता है या सैद्धांतिक कारण से, ये बड़ा विवाद का विषय है। अब सवाल है कि मान लो दोनों विधेयक में मतभेद हो जाए तो क्या होगा, डेडलॉक हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि दोनों ने पारित कर दिया, दोनों सहमत हैं, तब तो ठीक है। अगर दोनों सदनों ने विधेयक पारित कर दिया, तो ज्यादातर होता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होंगे हम प्रेसिडेंट में अलग से बता देंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया, यानी हाउस पास द बिल और प्रेसिडेंट ने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया, तो बिल बन जाएगा एक्ट। तो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट, अधिनियम बन जाएगा। बिल क्या होता है, ये विधेयक का प्रस्ताव होता है, और बिल पर सिग्नेचर के बाद क्या हो जाता है, अधिनियम हो जाता है, एक्ट हो जाता है। जैसे हस्ताक्षर हुआ एक्ट हो जाएगा। और इसको लागू करने के लिए फिर राष्ट्रपति क्या करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना का मतलब है भारत सरकार के चिन्ह के साथ उसे समाचार पत्र में प्रकाशित करता है, अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना जारी करने के बाद विधेयक लागू होता है। इसे आपने देखा होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट आज तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अधिसूचना जारी नहीं की है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है। साइन कर देने का मतलब विधि का निर्माण हो गया। और आप ये भी याद रखना, जिस डेट से प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, उसी डेट को विधेयक का निर्माण माना जाता है। जिस डेट पे प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया, उसी दिन मान लिया गया कि वो विधेयक बन गया, विधेयक बन गया। तो जिस दिन उसने साइन कर दिया, वही उसकी निर्माण की तिथि है। यानी पारित करने से नहीं, राष्ट्रपति के जिस डेट के सिग्नेचर है, और विधेयक पर केवल राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। बड़ी ध्यान रखने की बात है। बिल इज ओनली साइंड बाय प्रेसिडेंट, तभी तो प्रेसिडेंट संवैधानिक प्रधान है। बिल हस्ताक्षर करता है राष्ट्रपति, उसी दिन से बिल मतलब बन गया, बिल क्या हो गया, एक्ट हो गया।
और वो लागू कब होगा? जब नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की जाए। अधिसूचना मतलब है समाचार पत्र में भारतीय सरकार के चिन्ह के साथ उसको अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, तब प्रकाश में आ गया। अभी तो सामान्य परिस्थिति है, या ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन अब आप कहोगे बच्चों कि मान लो दोनों में टकराव हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे संविधान में बात कही गई है कि मान लो लोकसभा और राज्यसभा में टकराव हो जाए, और लोकसभा और राज्यसभा के बीच टकराव को कहा गया है गतिरोध। दोनों सदनों के बीच गतिरोध, डेडलॉक। दोनों सदनों के बीच गतिरोध कब होता है? दोनों सदनों के बीच डेडलॉक कब होता है? गतिरोध का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखो, दोनों में मतभेद आ जाए, दोनों में गतिरोध आ जाए। और गतिरोध का मतलब है डेडलॉक। आप देखोगे डेडलॉक का मतलब है, देखो डेडलॉक अलग होता है, डिसएग्रीमेंट अलग, असहमति अलग है, मतभेद अलग है। यहाँ डेडलॉक है। डेडलॉक का मतलब है न उगलते बन रहा है, निगलते बन रहा है, न पारित हो पा रहा है, न रिजेक्ट हो पा रहा है, डेडलॉक है। और डेडलॉक का मतलब है संविधान के आर्टिकल 108 में दिया गया है। आर्टिकल 108 में डेडलॉक की बात की गई है। आर्टिकल 108 में डेडलॉक की बात की गई है। और डेडलॉक कब होगा? जब लोकसभा द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाए और राज्यसभा उस पर 6 महीने तक विचार न करे। डेडलॉक कंडीशन क्या है? बिल इज पास बाय लोकसभा, लोकसभा विधेयक पारित कर दे, बिल इज ड्यूली पास्ड बाय लोकसभा, विधेयक लोकसभा पारित करे, बिल इज पास्ड बाय लोकसभा। लेकिन लेकिन राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर दे, लेकिन राज्यसभा अस्वीकृत कर दे, रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। रिजेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट। अब देखोगे दोस्तों, ये बड़ी गंभीर स्थिति है। अब देखो, मतभेद होना, मान लो कि बिल को रिजेक्ट कर देना, बात समझो, अस्वीकृत कर देना, खत्म कर देना। जब हम कहते हैं कि बिल में संशोधन कर दिया तब तो ठीक है। मान लो एक हाउस में कोई बिल बनाया, तो दूसरा हाउस ऐसी गलती थोड़ी करेगा कि उसमें कोई काम की बात ही नहीं हो। मान लो आप दो रूममेट हो, तो एक रूममेट ने क्या किया कि भाई चलो पढ़ने का कोई टाइम टेबल बनाते हैं। तो पढ़ने के टाइम टेबल में एक आध गलती होगी और आपके पास आया संशोधन करो, तो आपने टाइम टेबल फाड़ के फेंक दिया, ये डेडलॉक है। अरे एक एक दो पॉइंट पर आपत्ति कर दो कि यार यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, आपने पूरा टाइम टेबल ही फाड़ दिया, तो डेडलॉक है ये। तो कई बार लाइफ में डेडलॉक आ जाता है। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा इस बात पे आ गया, और डेडलॉक होता है, तभी तो अलगाव होता है, तलाक हो जाता है। और बच्चों, पॉलिटिक्स पढ़ने वाले बच्चों में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक 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 थे हस, एक हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा इसलिए हो गया कि वो टूथपेस्ट ऊपर से निकाल रहे थे, थोड़ा टूथपेस्ट नीचे से निकाल रहा था, इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। अब जरा सोच के देखो, ये भी कोई झगड़े की बात है? डेडलॉक है। तो पॉलिटिक्स में ये डेडलॉक बहुत कम होता है, लेकिन अगर डेडलॉक हो जाए, समझ लो कि बिल फिर लटक गया, क्योंकि लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। राज्यसभा ये नहीं करा इसमें ये खामी है, भाई खामी बता दो ना दो चार, आप करो रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे डेडलॉक माना जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? लोकसभा ने पारित किया, लेकिन राज्यसभा ने 6 महीने तक विचार नहीं किया। लोकसभा ने पारित कर दिया,
राज्यसभा ने 6 महीने तक विचार नहीं किया। काउंसिल ऑफ स्टेट डिडंट कंसीडर द बिल, डिडंट कंसीडर ओवर बिल फॉर 6 मंथ। तो काउंसिल ऑफ स्टेट ने इस पे कंसीडर 6 महीने के भीतर नहीं किया। और इस 6 महीने का मतलब है कि 6 महीने का मतलब है जो जो सत्रावसान होगा वो नहीं जोड़ा जाएगा। 6 महीने का मतलब है वर्किंग डेज 6 महीने का होना चाहिए। हाँ, उसमें सैटरडे संडे जोड़ा जाएगा। अब मान लो कि कभी समर में हाउस का सत्रावसान होता है, प्रोरोगेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द 6 मंथ। यानी ऐसा कोई सत्रावसान सदन का जो 4 दिन से ज़्यादा का हो वो शामिल नहीं होगा। 4 दिन से कम मतलब 2 दिन का शामिल हो जाएगा 6 महीने में। जो सत्रावसान का टाइम होता है वो 6 महीने में शामिल नहीं होता। अब दोस्तों देखो, दो सदनों के बीच का मैक्सिमम गैप कितना होता है? 6 मंथ। 6 महीने के भीतर दोनों सदन की बैठक होनी ही चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हमारे संविधान में लिखा गया है, ये लोकसभा नियम में नहीं है। और आप देखोगे ये तीनों चरण संविधान में नहीं है, लेकिन यहाँ 1108 डेडलॉक की बात संविधान में की गई है। विधेयक के पारित करने के स्टेज की बात संविधान में नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। नहीं, डेडलॉक कोई बहुत महत्वपूर्ण बात थी तब संविधान में लिखा गया। बाकी बातों को ठीक है पार्लियामेंट ने अपने तरीके से बना लिया। बाकी बातों को पार्लियामेंट ने अपने तरीके से बना लिया। अब आप देखोगे, अब राज्यसभा ने 6 महीने तक पारित विचार नहीं किया, इसका मतलब है कि उसका विचार करने का मन नहीं है। अब आपने मान लो किसी को विवाह हुआ का प्रस्ताव भेजा कि भैया बताओ ये प्रस्ताव, उसने 6 महीने तक हाँ ना किया ही नहीं। 6 महीने तक हाँ ना करने का मतलब है रिजेक्ट हो जाना। इसका क्या मतलब माना जाए? इसे ये भी कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है। और तीसरा, फिर तीसरी कंडीशन कौन सी है? जहाँ पे जहाँ पे राज्यसभा ने संशोधन कर दिया, क्योंकि लोकसभा से बिल पारित होकर किसके पास आया? राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने क्या किया? राज्यसभा ने संशोधन किया, क्योंकि राज्यसभा को संशोधन करने का अधिकार है। काउंसिल ऑफ स्टेट इज मेकिंग अमेंडमेंट इन द बिल। लेकिन और आप फिर देखोगे, अगर राज्यसभा ने संशोधन किया तो उस संशोधन को स्वीकार करने के लिए बिल को फिर लोकसभा के पास भेजा जाएगा। बट लोकसभा इज नॉट एग्री विद दैट अमेंडमेंट। लोकसभा उससे सहमत नहीं। लोकसभा इज नॉट एग्री विद दैट अमेंडमेंट। लोकसभा उस संशोधन से सहमत नहीं है, तब इसे क्या माना जाएगा? डेडलॉक। ये डेडलॉक की 3 कंडीशन है। ये गतिरोध की 3 कंडीशन है कि लोकसभा विधेयक पारित करे, राज्यसभा स्वीकार कर दे, राज्यसभा ने 6 महीने तक विचार नहीं किया, और राज्यसभा ने संशोधन किया। अब मान लो कि राज्यसभा ने संशोधन, आप जानते हो 2-4 पॉइंट पे होता है। संशोधन का मतलब क्या? थोड़ा फेर बदल, थोड़ा चेंज। मान लो कि हमने कहा कि आपने जब कोई काम किया तो अपने पार्टनर को दिया संशोधन के लिए, तो पार्टनर कह दे कि तुम्हारा सारा काम बेकार है, तो आप कहोगे यार ये कौन सी बात है। मान लो किसी कारपेंटर ने एक टेबल बनाकर दूसरे कारपेंटर को दिया, तो क्या करेगा? थोड़ी बहुत इधर उधर कर देगा। आप कहेगा नहीं, टेबल को मैं तोड़ दूंगा, टेबल ही बेकार है। ऐसा नहीं होता। तो राज्यसभा जब संशोधन करेगी फिर से विधेयक भेजाएगा लोकसभा के पास। अगर लोकसभा उसको स्वीकार नहीं कर रही है, लोकसभा ने स्वीकार कर लिया तो मामला ठीक है। अगर लोकसभा स्वीकार नहीं कर रही है तब इसे डेडलॉक माना जाएगा। और अब सवाल है कि अब डेडलॉक हो गया तो क्या होगा? आप कहोगे सर क्या होगा, वो क्यों होता है? अब अगर दोनों सदनों के बीच में डेडलॉक हो गया तो क्या किया जाए? इसका परिणाम क्या होगा? व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेडलॉक? और फिर क्यों होता है, समाधान कैसे किया जाए? परिणाम ये, पहला, विधेयक समाप्त हो जाएगा, बिल इज लैप्स्ड। अब ये बात ठीक नहीं है दोस्तों। अब इतना उसमें सब श्रम लगाया गया, इतना समय लगाया गया, खत्म करने के लिए तो नहीं था। या प्रेसिडेंट कैन कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग, या राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब विधेयक संयुक्त बैठक में विचार किया जाएगा। ये हमारे पास परिणाम होता है। प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस।
प्रेसिडेंट क्या करेगा, अब संयुक्त बैठक बुलाएगा, क्योंकि विधेयक समाप्त हो गया। भाई विधेयक समाप्त हो जाए बात अच्छी नहीं है, पहला विकल्प तो यह है सबसे आसान। ये दोस्तों का डिवोर्स होना अच्छी बात थोड़ी है, अलग हो जाएंगे, कई बार में तेली गरियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, ये सब भावनात्मक है। पॉलिटिकल स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइफ में रिकन्सिलेशन के लिए तैयार होना चाहिए। अरे भाई ठीक है, अगर कोई मतभेद है तो उसको रिकनसाइल कर बैठो, टेबल बैठो, बातचीत करो। ऐसा भी क्या गिला शिकवा है कि मिलेंगे ही नहीं, तो संयुक्त बैठक बुला सकता है। और संयुक्त बैठक का भी प्रावधान 108 में ही है। और आप देखोगे संयुक्त बैठक, ये तो है किसका परिणाम होगा। संयुक्त बैठक हमारे कब कब हुई, हमारे 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहला 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम को पारित करते समय, एंटी डाउरी एक्ट पहली, यानी हमारे यहाँ 3 ही विधेयक ऐसे हैं जो ज्वाइंट सिटिंग से पारित हुए हैं। इसका मतलब ये अपवादिक बात है, एक्सेप्शनल है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। एंटी डाउरी एक्ट, दूसरा है बैंकिंग सर्विसेज एक्ट, ये 78 में था। तीसरा है आतंकवाद निरोधी अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। दो हजार दो में था, ये तो 78 में बैंकिंग सर्विसेज एक्ट 1978। और दूसरा आतंकवाद निरोधी अधिनियम। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 2002 में था। दहेज विरोधी अधिनियम, एंटी डाउरी एक्ट, बैंकिंग सर्विसेज एक्ट, आतंकवाद निरोधी अधिनियम, ये 3 अधिनियम आज तक हमारे यहाँ ज्वाइंट मीटिंग से पारित हुए हैं, ज्वाइंट सिटिंग से पारित हुए हैं। बाकी सारे आज तक 75 ईयर्स में, इसका मतलब रेयर है 75 ईयर में केवल 3 बार ज्वाइंट सिटिंग होना। आप पूछोगे सर ये बताओ ज्वाइंट सिटिंग कारण क्या है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग हो तो जाती है, देखो ज्वाइंट सिटिंग का थोड़ा मामला क्या है। ज्वाइंट सिटिंग से जब भी कोई विधेयक पारित होता है तो उसमें राज्यसभा की भूमिका लैप्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में जब भी कोई विधेयक पारित होता है तो उसमें भी क्या चाहिए, संयुक्त बैठक में क्या चाहिए, सामान्य बहुमत। संयुक्त बैठक में जब कोई विधेयक पारित होता है तो उसमें भी सामान्य बहुमत चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और सिंपल मेजोरिटी किसकी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। तो लोकसभा में 543 मेंबर, राज्यसभा में 245। और आप जानते हो हाउस में हमेशा लोग प्रेजेंट तो नहीं होते, कोरम होना चाहिए। तो मान लोकसभा में 400 लोग आ गए बिल के समय, राज्यसभा में 200 लोग आए, तो कुल हो गया 600। 600 में जो सिंपल मेजोरिटी है 301, इतने मेंबर तो लोकसभा के पास ही है। इसका मतलब है जब भी हम ज्वाइंट सेटिंग करते हैं तो राज्यसभा का अवमूल्यन हो जाता है, राज्यसभा का महत्व ही खत्म हो जाता है। क्योंकि ज्वाइंट सेटिंग सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। सामान्य बहुमत का मतलब है दोनों सदनों के उपस्थित मेंबर को जोड़कर आधे से ज़्यादा होगा, अलग अलग नहीं होगा। लोकसभा का सामान्य बहुमत, राज्यसभा का सामान्य बहुमत नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग एक ही हॉल में, पार्लियामेंट के एक ही हॉल में होती है, सब लोग साथ बैठते हैं। साथ बैठेंगे तो बहुमत भी साथ आएगा, सामान्य बहुमत। इसका मतलब है कि हमने ज्वाइंट सिटिंग में राज्यसभा की भूमिका को मार्जिनलाइज कर दिया। और आप जानते हो राज्यसभा की भूमिका मार्जिनलाइज करने का मतलब है कि हमने संघवाद को पीछे कर दिया, वरिष्ठता को पीछे कर दिया, बहुमतवाद के नाम पर विधेयक पारित करवा लिया। ये कोई अच्छी टेंडेंसी नहीं है। लेकिन आप पूछोगे कि सर ये होता क्यों है, 3 ही बार क्यों हुआ, क्या कारण है। तो देखो बच्चों, ज्वाइंट सेशन का कारण हो सकता है, संयुक्त बैठक का कारण क्या हो सकता है। अब लोकतंत्र में कई बार आइडियोलॉजिकल असहमतियां बन जाती हैं, कई बार वैचारिक असहमति होती है, इसके लिए तो होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अब ये आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट क्या है, वैचारिक असहमति क्या है, सैद्धांतिक असहमति क्या है। जैसे हमारा कई बार पेरेंट्स के साथ हो जाता है, पेरेंट्स कहते हैं अभी शादी कर लो, कहते हैं ना ताऊ तेरे पढ़ लिखने दो, पहले नौकरी वोकरी हो जाए तब तो शादी कर। देखो वैचारिक असहमति, इसमें कोई झगड़ा थोड़ी है, विचार का अंतर है। कई बार आजकल आधुनिक बच्चे हैं, कहते हैं नहीं भाई हम तो शादी ही नहीं करेंगे, कि माता पिता चाहते हैं जल्दी शादी हो जाए, वैचारिक असहमति है।
तो ये आइडियोलॉजिकल, और कई बार बच्चे कहते हैं हम कहीं भी शादी कर लेंगे, क्या धर्म क्या जाति, और लठ लेकर खड़ा हो जाता है कि ऐसा करा तो मार मार के भरता बना दूंगा। अब बताओ वैचारिक असहमतियाँ है। सच मानो लोकतंत्र में वैचारिक असहमति होनी चाहिए। जो दहेज विरोधी अधिनियम था, 61 वाला दहेज विरोधी अधिनियम था, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि लोकसभा 61 में जब ज्वाइंट सेशन हुआ था, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस का बहुमत था। इसके बावजूद विधेयक पारित नहीं हो पाया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब है, इसी देखिए यही दोस्तों लोकतंत्र का मतलब है कि भले ही कांग्रेस लोकसभा राज्यसभा दोनों में थी, फिर भी उसमें असहमत को स्थान दिया गया। और मामला यह था, कुछ लोग दहेज के पक्ष में थे। यानी ऐसा बहुत कम हुआ है कि दोनों हाउस में एक ही दल के लोग हों, फिर भी वैचारिक असहमति आ जाए। और ये दहेज विरोधी अधिनियम के समय तो ऐसा हुआ था कि दोनों हाउस में एक ही दल के लोग थे, फिर भी वैचारिक असहमति आ गया। उसके उसके बाद तो जितने मामले हुए सब पॉलिटिकल। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा है संयुक्त बैठक को कौन हेड करेगा, तो मेरे बच्चों, संयुक्त बैठक को हेड करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगर चेयरपर्सन ऑफ स्पीकर, ज्वाइंट सेशन इज ऑलवेज हेडेड बाय स्पीकर, ऑलवेज रिमेंबर। अगर स्पीकर ना हो तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर ना हो तो राज्यसभा का सभापति नहीं, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति, चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, नेबर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। क्योंकि चेयरपर्सन जो राज्यसभा का चेयरपर्सन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, इसलिए वो ज्वाइंट सेशन को चेयर नहीं करता। ये बात ध्यान में रखने की है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण था। जब कांग्रेस दोनों में थी तब असहमति हो गई थी। यही लोकतंत्र का मतलब है दोस्तों। इसका मतलब है कांग्रेस के ही लोग मंत्री थे, कांग्रेस के लोग सांसद थे, इसके बावजूद इसका विरोध कर दिया गया। अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन लेकिन आज की डेट में जितने संयुक्त बैठक हुए या होते हैं, उसमें राजनीतिक असहमतियां ज्यादा होती हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट बहुत होता है। तो अब मतलब पॉलिटिकल कारण ज्यादा होता है। पॉलिटिकल का मतलब है ज्वाइंट सेशन के पीछे पॉलिटिकल, क्योंकि अब मान लो कि लोकसभा में, अब आज की डेट में लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है, राज्यसभा में आज भी बीजेपी का बहुमत नहीं है। इन द हाउस ऑफ पीपल देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ बीजेपी, बट इन काउंसिल ऑफ स्टेट अभी भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। यहाँ पे अब ये पॉलिटिकल मामला बन जाता है। और ऐसा पहले भी हुआ था, आज पहली बार नहीं है। जब 84 में राजीव गांधी को लोकसभा में 400 ज़्यादा सीटें थी, आपको याद होगा, या भी हम बताएंगे कि पंचायती राज विधेयक पारित नहीं हो पाया था, 64th विधेयक पारित नहीं हो पाया था, क्योंकि राज्यसभा ने रोक दिया था। राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था ही नहीं, क्योंकि विधेयक तो अच्छा था। कई बार कहा जाता है इसलिए जब एक ही दल लोकसभा राज्यसभा में दोनों हो जाता है, तब राज्यसभा की भूमिका कम हो जाती है। जब अलग अलग दल होते हैं तो राज्यसभा की भूमिका बढ़ती है। लेकिन केवल पॉलिटिकल वजह से नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देखो 77 में जनता पार्टी सरकार की लोकसभा मेजोरिटी थी, राज्यसभा में उसके पास मेजोरिटी नहीं थी। आज की डेट में आप देखोगे बीजेपी की लोकसभा मेजोरिटी है, राज्यसभा में नहीं है। कई विधेयक इसलिए रोके जाते हैं राज्यसभा में क्योंकि अब उनको विधेयक का विरोध नहीं करना है, उनको पार्टी का विरोध करना है। और ये हमेशा रहा है, इसलिए भी ज्वाइंट सिटिंग की बात बार बार होती है, पॉलिटिकल कारण से भी। इस तरीके से जब ज्वाइंट सिटिंग से कोई बिल पारित हो गया तो भी इसे पारित माना जाएगा। इस तरीके से हमारे संसद विधि का निर्माण करती है। यह है पूरा संसद के विधि के निर्माण का तरीका। अब जरा क्वेश्चन आवर कर लेते हैं। अब जरा बच्चे सवाल पूछो। अब बच्चों जरा सवाल में पूछो। किसी ने बच्चे पूछा आरक्षण संबंधित विधेयक होगा या संविधान संशोधन विधेयक। बच्चों याद रखना, हमारे 2 प्रकार के विधेयक होते हैं। जिस भी विधेयक से संविधान में संशोधन किया जाए, जैसे 106 अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, 106 अमेंडमेंट से पार्लियामेंट महिलाओं का रिजर्वेशन किया गया, ये संविधान संशोधन विधेयक है। सामान्य विधेयक में भी संशोधन किया जाता है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इट इज ओनली ऑर्डिनरी एक्ट। लेकिन 106 अमेंडमेंट ये संविधान का संशोधन है। और जहां संविधान का संशोधन आएगा वहां आर्टिकल जरूर आएगा।
किसी बच्चे ने पूछा सर जी कमेटी का निर्माण कैसे होता है? अरे मेरे बच्चों, कमेटी का निर्माण मेंबर उठाते हैं मांग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांग उठाते हैं और राज्यसभा में उसको डिसीजन चेयरपर्सन करेगा, लोकसभा में स्पीकर करेगा। किसी पर संयुक्त बैठक में विपक्ष भाग लेता है? अरे हाँ बच्चों, अरे संयुक्त बैठक हुई, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, तो विपक्ष कैसे नहीं आएगा? जहाँ पार्लियामेंट की बैठक होगी वहाँ तो विपक्ष आएगा आएगा। किसी ने पूछा 400 + 200 क्या है? मेरे बच्चों 400 का मतलब लोकसभा के मेंबर, 200 का मतलब राज्यसभा के मेंबर। ये हमने कल्पना कर लिया। बहुमत दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 600। 600 का बहुमत कितना है? 301। विशेष बहुमत क्या होता है सर? हम अभी आएंगे, विशेष बहुमत पर ही आएंगे, अभी सामान्य बहुमत समझ लो, आगे आएंगे विशेष बहुमत आपको बताएंगे। किसी बच्चे ने पूछा संप्रभुता क्या होती है? मेरे बच्चों, राज्य की सर्वोच्च शक्ति जैसी प्रभु की शक्ति होती है, भगवान की शक्ति, एक भूभाग में भारतीय राज्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, इसे कहते हैं संप्रभुता। तो हम चाहे भारत चाहे तो फ्रांस को बुलाए 26 जनवरी में, चाहे रसिया को बुलाए, संप्रभुता है। हम चाहे तेल जहाज खरीदे, और भारतीय भूभाग पर याद रखना कोई भी संगठन राज्य से बड़ा नहीं है। इसे राज्यसभा के निर्वाचित होने के लिए उसी राज्य का होना जरूरी क्या? नहीं बच्चों, अब ऐसा जरूरी नहीं है। उस राज्य का होना जरूरी नहीं है, 2003 में संशोधन हो चुका है। पहले ऐसा था कि उस राज्य में आपका निवास होना चाहिए जहां से आप राज्यसभा से आते हो। अभी ऐसा नहीं है, अभी पूरे भारत में कहीं भी निवास होना चाहिए। इसका मतलब कोई राजस्थान का व्यक्ति असम से राज्यसभा में आ सकता है। धन विधेयक है, कैसे पता करेंगे बच्चों? कल बताएंगे, अगली क्लास में धन विधेयक बताएंगे कैसे बजट पारित होता है। अभी हमने सामान्य विधेयक की बात की, अब बजट की बात करेंगे। सर किस संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? 108 में है। गुरु कल क्या पढ़ के आना है आपको? विधेयक पढ़ के आना है, कैसे बजट पारित होता है। संसद की सारे चैप्टर पढ़ते जाओ अभी, भाई संसद तो चल रहा है। संशोधन धीरे धीरे विधेयक कितने दिन रह सकती है अधिकतम? अब मेरे बच्चों 6 महीने, 6 महीने ज़्यादा विधेयक कोई नहीं रख सकता। राज्यसभा चुनाव कैसे होता है बता दूंगा बच्चों, आगे हम बताएंगे राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, लोकसभा चुनाव कैसे होता है, वही बताएंगे। राज्यसभा में संशोधन क्या है? भाई राज्यसभा कह दे कि इस बात से हम सहमत है, इस बात से सहमत नहीं है, यही संशोधन है। किसी ने कहा कि क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चल सकता है? मेरे बच्चों अभी तो नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बहुत है, अभी 2 कॉन्स्टिट्यूशन मत बनाओ। संविधान राज्यसभा में लाया जाता है, हाँ संविधान संशोधन किसी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। हमने कहा कि जो विधेयक लोकसभा में लाए जाते हैं उन्हें 3-4 प्रकार के बता दिए। संविधान संशोधन में एक लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। सर जी वोटिंग गोपनीय होता है? हाँ एक बच्चों देखो, जो वोट गोपनीय का मतलब होता है जो मतदान किया जाता है वोटिंग से, वो तो गोपनीय होता है। थर्ड सेकंड दोनों मतदान क्यों है? अरे मेरे बच्चों ने बता दिया, सेकंड वाचन मतदान क्लॉज में है, खंड में है। थर्ड वाचन मतदान पूरे विधेयक पर है, पूरे विधेयक पर है। सेकंड का मतलब है कि इस एक आर्टिकल से सहमत है कि नहीं सहमत है, और थर्ड वाचन का मतलब पूरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है। संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक होती नहीं बच्चों, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती है। कारण समझ लो इसका, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान हमारे यहाँ एक है। संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक होगी तो केवल लोकसभा चलेगी, राज्यसभा खत्म हो जाएगी, और हमारे यहाँ राज्यों का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा करती है। इसलिए धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती, कारण आगे आपको बता देंगे। संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती, कारण हमारे संघीय ढांचा है। संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती क्यों? क्योंकि धन विधेयक समय से पारित करना है, आगे बता देंगे। सामान्य विधेयक में समय जरूरी नहीं है, अभी तक 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है। धन विधेयक में समय जरूरी है, यानी किसी भी कीमत पर उसको हमें 31 मार्च के पहले पारित करना है। इसलिए कहा जाता है कि धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक पाती है। तो न धन विधेयक में संयुक्त बैठक होगा, न संविधान संशोधन विधेयक में। कारण जरूर याद रखना, कारण क्यों नहीं ये बात जरूर याद रखना। अच्छा किसी पर जातिगत आरक्षण सही? अरे बच्चों अभी पार्लियामेंट पढ़ लो, उसके बाद आएंगे तो हम सब इनसे बात करेंगे, अभी विषय पे ही रखो। ये मत पार्टी के आधार पर देते हैं क्या? हाँ आप जानते हो, दल बदल नहीं आपने पढ़ रखा है, कहीं कहीं पार्टी का बड़ा रोल होता है। किसी बच्चे ने पूछा राज्यसभा में आरक्षण है? बिल्कुल नहीं है, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, लोकसभा में है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में आरक्षण है, और अनुच्छेद 332 332 में विधानसभाओं में है।
अरे मेरे बच्चों, किसी ने पूछा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे यहाँ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी काम जो राष्ट्रपति करता है उसके लिए राष्ट्रपति कोर्ट में उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति कोर्ट में उत्तरदायी नहीं है और मंत्री उत्तरदायी होता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ काम राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, मंत्री का नाम होता ही नहीं। दोनों सदन के सेशन अलग अलग होता है क्या? हाँ, दोनों बच्चों, दोनों सदन के सेशन अलग अलग होते हैं, कभी कभार दोनों साथ ही मिलते हैं। राज्यसभा में बीजेपी बहुमत क्यों नहीं, किसी बच्चे ने पूछा है। अरे भाई, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होगा, बता देंगे। जब राज्यसभा यानी बीजेपी की कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल हर जगह सरकार बन जाएगी तो राज्यसभा में बहुमत अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अभी भी बीजेपी की हर राज्य में उसको चुनाव नहीं जीत पा रही है। लोकसभा राज्यसभा के बीच में आ सकती है, कोई बिल पास करना हो तो लोकसभा राज्यसभा के बीच में आ सकती है। अब लोकसभा राज्यसभा के बीच में आने का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ बच्चों, राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक को भी लोकसभा रोक सकती है, सही है। किसी बच्चे ने पूछा है ज्वाइंट सेशन कितनी बार हुआ है? 3 बार होकर सेशन पास हुआ है। दल बदल दिए, पीडीएफ हिंदी में नहीं भेज, अच्छा भिजवा दूंगा बच्चों। सर, जब दल बदल अपनी पार्टी विपक्ष नहीं बोल सकते तो सुप्रीम कोर्ट में दल बदल तो नहीं। अब देखो, मैंने पहले बता दिया बच्चों, 2 बुराई में 1 बुराई चयन करना है तो हम कम बुराई चयन करते हैं। अरे मेरे बच्चों, परफेक्ट दुनिया कल्पना मत करो। संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं? अरे मेरे बच्चों, जैसे अपने आप में संशोधन किए जाते हैं, आपको भी अपने जीवन में संशोधन करना पड़ेगा। अब सोच लो, जैसे बच्चे थे वैसे आज तो नहीं हो। आज कुछ नया सीख रहे हो, नया पहन रहे हो। अब बच्चे थे तो अब चड्डी पहन घूमते थे, आज संशोधन कर लिया कि नहीं? अब जैसे पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, संशोधन किया। जीवन सीखने का नाम है, समय बदलता रहता है। इसलिए जैसे अपने आप में संशोधन करते हैं, वैसे ही संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। किसी बच्चे ने कहा कि राम मंदिर बिल था, अरे राज्यसभा संशोधन, अरे धीरे धीरे पढ़ो मेरे बच्चे। इसने पूछा है, यस, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट कैन बी चेंज विथ चेंजिंग टाइम। तो भाई, समय बदल रहा है, तो राज्यसभा में कोई बिल पास नहीं था तो वह बिल पास नहीं होगा। हाँ, सही बात है, दोनों सदनों से बिल पारित होना चाहिए बच्चों, एक सदन से पारित होने से नहीं पारित होगा। इसने कहा सर मेरा भी डाउट भी ले लो। अरे मेरे बच्चों बताओ, मैं सबका डाउट लूंगा। सर, संसद कहाँ बैठती है? दिल्ली में बैठती है मेरे बच्चे, आ जाना, मैं दिखा दूंगा। इकोनॉमिक बिल पास कौन पास? अरे मनी बिल होता है, मनी बिल आगे बताएंगे मेरे बच्चों, आगे बताएंगे। मिनिस्टर दोनों हाउस में वोट कर सकता नहीं मेरे बच्चों, वोट उसी हाउस में करेगा जिसका मेंबर होगा। देयर इज नो लिमिटेशन इम्पोज ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी हाउ कैन डिस्कस कम टू एन एंड। अब देखो दोस्तों, देयर इज नो टाइम लिमिटेशन, बट डिस्कशन कम कैसे होता है? बिकॉज एवरीबडी इज प्रैक्टिकल। तो सब तो प्रैक्टिकल है। जैसे आप पढ़ाई को समय सीमा में खत्म करते हो, वैसे विधेयक भी खत्म होता है। एवरीथिंग इज वेरी मच प्रैक्टिकल। किसी पार्टी में अपनी मर्जी से जा सकते हैं? नहीं नहीं बच्चों, एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी में अगर इलेक्टेड एमपी एमएलए है तो एंटी डिफेक्शन एक्ट होता है, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। सेकेंड, वोटिंग में प्राइवेट और सरकारी बिल के पास नहीं होने पर कोई डिफरेंस होता है? अरे मेरे बच्चों देखो, वोटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो, पब्लिक मेंबर बिल हो, बस इंट्रोडक्शन का डिफरेंस है, बाकी स्टेज में डिफरेंस नहीं होता। जज अपॉइंटमेंट बिल पास हो गया था, एससी ने रिजेक्ट कर दिया, क्या आगे बता देंगे क्यों हुआ था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये प्रोसेस राज्यसभा में भी होता है? हाँ होता है बच्चों, मैंने बता दिया आपको। क्या सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केसों में निर्णय बदल देती? अरे मेरे बच्चों, हम भी तो अपना निर्णय बदलते हैं जीवन में। अब देख लो, शोएब मलिक ने कभी निर्णय कुछ और किया था, सानिया मिर्जा के साथ रहने का, अभी निर्णय बदल दिया, अब क्या करोगे? यही लाइफ है। संसद में कोई भी जा सकता है क्या गुरु जी? हाँ। अरे मेरे बच्चों, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पास लेकर जा सकते हो, किसी पास से जा सकते हो, कोई नहीं। मतलब ऐसे सब लोग चले जाएंगे तो राष्ट्रपति विधेयक को रोक सकता है? आगे हम बता देंगे बच्चों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है। संसद और सांसद में क्या फर्क होता है मेरे बच्चों? अरे संसद एक व्यक्ति है, संसद एक संस्था है। सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एक व्यक्ति है, यानी वो तो राहुल गांधी है, सांसद राहुल गांधी है। संसद एक संस्था है। प्रेसिडेंट को कौन बिल ले लिए जरूर नहीं समझ में आ रहा है मुझे बच्चों। राष्ट्र पहले डिवोर्स नॉट अवेयर सर। तो अब किसी ने कहा मैं डिवोर्स से अवेयर नहीं हूँ, अवेयर होने जरूर भी नहीं बच्चों, काम चीज नहीं है। अभी जमान आदमी को तो अवेयर नहीं होना चाहिए इसके बारे में। आर्टिकल 19 को दल बदल के अपवाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
हाँ कह सकते हो, कह सकते हो। राम मंदिर में सरकार आई तो क्या ये मूल अधिकार के विरोध में नहीं है? मैं समझ नहीं पाया सवाल मेरे बच्चों। और विवादास्पद, अरे मेरे बच्चे सब, मेरे बच्चे इतने समझदार हैं। लगता है संसद का फोटो नहीं देखा। हाँ हाँ, मैं कल देख लेना। लोकसभा संसदन का सहमत क्यों नहीं होती? अरे भाई लोकसभा, और भाई लोकसभा देखो, कई बार तो आप अपने घर वालों की बात से सहमत क्यों नहीं होते? अरे बेचारे की दुनिया तो है बच्चों। लेकिन कई बार होता है, पार्टी का मामला ज़्यादा होता है। जब पार्टी अलग अलग होती है तो लोग कहते हैं सहमत नहीं है, पार्टी का मामला है। अब पूछोगे दीदी मोदी सहमत क्यों नहीं होती, तो कारण बहुत स्पष्ट है। डाउरी एक्ट में क्या कहा गया था सर? अरे मेरे बच्चों, बड़ी पुरानी बात हो गई। डाउरी एक्ट में कुछ लोग कह रहे थे होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे नहीं होता है। कुछ लोग कह रहे थे डाउरी क्या है, ये लड़कियों को पिता के लिए दी गई संपत्ति है, वैसे बच्चियों को संपत्ति मिलती नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है भाई जिसके पास संपत्ति ना हो तो क्या जबरदस्ती मांगोगे? किसी बच्चे ने पूछा मनी बिल क्या है, बच्चों कल बता देंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आजकल, बाकी अगली क्लास का था मंडे को, मंडे को बाकी सब बता देंगे, मनी बिल कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, ये सब आपको बताएंगे। अगली बार बता के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।